बचपन में एक गली होती है, एक मोहल्ला होता है जहाँ शाम को बच्चे आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। उसी में से एक की गेंद किसी के घर में जाती है और सब मिलकर हंसने लगते हैं। बचपन में वही मोहल्ला, वही घर, वही शहर बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं बच्चे, वैसे ही उनको कमियां दिखने लगती है। उस शहर में टैक्सेशन सिस्टम से कमियां दिखती हैं, ट्रैफिक से इश्यू होने लगते हैं, रोज़गारी में समस्या दिखने लगती है। और कुछ बच्चे उसमें से डिसाइड करते हैं कि हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, और वो चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सब चले जाएंगे तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर को कौन संभालेगा। वैसे ही बच्चे बड़े होकर सोशल वर्कर बनते हैं, जो अपनी पूरी प्रतिभा और ज़िंदगी अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए लगा देते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक सोशल वर्कर नीलेश भट्ट जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए लगा दी। चलिए उनसे जानते हैं कि वो कौन कौन से इश्यू पे आज काम कर रहे हैं। मिस्टर नीलेश भट्ट, आपको किस मोमेंट पे ऐसा लगा कि मुझे ये सोशल वर्क शुरू करना है? जब कोविड चल रहा था, स्पेशली सेकेंड वेव, मुझे लगा कि कोविड एक ऐसी मानव सर्जित है या जो भी है, उसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है, एक ऐसी चीज़ थी जो पैसे देके पूरा नहीं हो रहा था। इस दुनिया में आप बोल सकते हो पैसे देके कुछ भी आप कर सकते हो। कोरोना में मैंने देखा कि नहीं। मेरे बगल में एक बहुत बड़ा एएमसी का ऑडिटोरियम है, जहाँ पे वेस्ट अहमदाबाद के सारे कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा था। तो अब तो कुछ काम था नहीं, जॉब छूट गई थी मेरी। तो वहाँ पूरा टाइम में 8-8 घंटा बैठता था। दिन में 1500-2000 लोग बैठते आते थे। मैं कोई मास्क भी नहीं पहनता, अभी तक मुझे कोविड नहीं हुआ है। तब मैंने देखे कि कितने लोग वहाँ पे आते थे, जो जिसको पीछे एक हुजूम लगा रहता है। मतलब जो अगर बोल दे तो 500-1000 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाए। उनको मैंने जिस तरह वहाँ देखा तो थोड़ा वो टर्निंग पॉइंट हो गया मेरी लाइफ का। वैक्सीनेशन देने के लिए हेल्प किया था, दिन रात लगा था, क्योंकि तब तो कितने क्वेश्चंस थे कि इसको लेने से क्या होगा, या ये लेने से इसकी साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये मैंने एक हुजूम, एक दृढ़ संकल्प लिया था। और अहमदाबाद की जितनी रेप्यूटेड स्कूल्स है, रियल एस्टेट ग्रुप्स है, वहाँ सब जगह मैंने स्पेशली ड्राइव्स की। तो वो एक जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ रहा था ना, तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा होना यहाँ पे कुछ सार्थक है। टफ डिसीजन मैंने अपने काम में लिया हो जो मुझे नहीं लेना था। आई वुड से मैं कई चीज़ों में बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं रहता कभी कभार मैं ऑन पब्लिक में क्या बोल जाना चाहिए, बिकॉज मैं जो बोलता हूँ या जो भी अपनी बात कन्वे करता हूँ, दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैं कोई प्लान्ड वे में नहीं जाता, स्क्रिप्टेड नहीं बोलता। तो कई चीज़ों में कुछ बोल जाता हूँ, तो मैं बाद में फिर उसके बहुत रिग्रेट भी होता है, और लोगों की मुझे बहुत मुखा खाना पड़ता है। मुझे एक उनको लगता है कि नहीं, ये मैंने गलत बोला, ये बोला। हिरोशिमा, जापान। अभी दिक्कत जो है, एडवाइस वही है कि शॉर्ट टर्म मत सोचो। बिलीव इन योर एफर्ट्स। आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एट इट्स ओन टाइम। उनको सबको शॉर्टकट चाहिए, थोड़े समय में सब कुछ ले लेना है। तो एक तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, मेहनत पे विश्वास रखे, और कंसिस्टेंटली और परफॉर्म करे। मतलब और जो उनको चेंज देखना है वो पहले अपने आप लाए। Mr. Nilesh Bhatt, we welcome you to Business and Beyond podcast. So, I would like to ask you the first question. आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। आप कौन से प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और क्या काम कर रहे हैं? अपने बारे में बताऊं तो पहले तो मुझे ज़्यादा अक्ल नहीं है, भगवान ने मुझे अक्ल नहीं दी है। मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ थोड़ा, और मैं ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आई हैव जस्ट डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम HK कॉलेज ऑफ कॉमर्स। That's quite an education. Yeah, maybe you can say that, but I haven't taken that masters or something. और पढ़ाई से मेरा पहले से थोड़ा वो था, मतलब पास हो जाना था बस, that's it। पहले से मैं प्रैक्टिकल लाइफ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, सो वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा था। फिर तुरंत ही मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मेरे अंकल ही एक की कंपनी थी, उसमें मैंने ज्वाइन हो गया, वहाँ 20 साल काम किया। आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप कौन सी चीज़ों से जुड़े हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। स्पेशली सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क जी। जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने स्वच्छता से शुरू की थी, और ट्री प्लांटेशन। स्वच्छ भारत में ऐसा था कि मैं बोड़ोदेव में रहता हूँ, तो बोड़ोद एरिया में मैं अकेले घूमता था, 3-3, 4-4 घंटे थैला लेके कचरा लेता था, प्लास्टिक की बॉटल्स लेता था। हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था, बट एक दिमाग में हो गया था कि भाई जहाँ निकलूँगा वहाँ सफाई करूँगा। लोग भी आते थे, देखते थे, कोई 1-2 खड़े होकर हेल्प भी करते थे, बाकी ज़्यादातर लोग देख के चले जाते थे। तो लकीली मैं एक बात बताता हूँ,
अभी जो दुनिया है, जो भी है, सब दुनिया के बारे में बोलते हैं, पर आप अब सच्चे मन से, अनइंटेंशनल, मतलब आपके पीछे में कुछ स्वार्थ नहीं है और आप प्योरिटी के साथ में अगर किसी भी चीज़ को लेकर निकलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करने आता है। ट्रू। आपको कहीं से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपसे जुड़ते जाएंगे, वो जो दुनिया हम नहीं देख पा रहे, बट यू नो द काइंड ऑफ थॉट्स यू थ्रो इन द कॉस्मोस यूनिवर्स, दे कम बैक टू यू। ये मैंने मेरा लाइफ में बहुत रियलाइज़ किया है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ से कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने देखा, क्योंकि वहाँ के जो स्वीपर्स थे उन्होंने बोला कि भाई एक लड़का है, सुबह में वॉक तो करता है, बस साथ साथ में कचरा उठाने आता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर धीरे धीरे करके वो बात एएमसी में भी बहुत ही एस्केलेट हुई, मेरे काम दिखाया गया, तो उन्होंने मुझे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर मुझे काफ़ी जगहों पे उनके जो ड्राइव्स होते हैं वहाँ ले जाते हैं, और फिर तो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, सॉलिड वेस्ट का पूरा मैनेजमेंट हो, वो तो फिर काफ़ी डीप चला। मैं आज मुझे करीब 5 साल हो गए इस चीज़ में, और एएमसी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस बारे में। स्पेशली ये जो सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है, जो अहमदाबाद को साफ़ रखने की जिम्मेदारी रखता है। जी। स्वच्छता अभियान आपने जब शुरू किया, राइट, तो आपको क्यों लगता है कि स्वच्छता अभियान की इतनी ज़रूरत है हमारी कंट्री में? इश्यूज़ बहुत सारे और भी है हमारे पास, राइट, बेरोज़गारी है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, बट आपने स्वच्छता से शुरू किया। स्वच्छता ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़, हर महीने में हर चीज़ से जुड़ी हुई है। हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अभी कचरा होगा। आज आज़ादी के बाद में 70-75 साल ऊपर हो गए, 77 साल, तो उसके बाद में हम स्वच्छता की बात करते हैं। दैट इज़ डिस्करेजिंग और शेमफुल ऑन आवर पार्ट, क्योंकि हम लोग बुलेट बना रहे हैं, मेट्रोज़ बना रहे हैं, हाई फ्लाईओवर्स बना रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, और फिर वो झाड़ू मारने की बात करते हैं। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों में होना चाहिए। अब तो अब इट्स हाई टाइम, मतलब अब तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब बना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर हम कचरा नहीं रोड पे डालते हैं, या गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करते, या इट्स बेसिक एटिकेट सिविक सेंस के लोगों, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो कहीं पे भी। बट ये इतनी बड़ी जनसंख्या है, और फिर भी आदरणीय मोदी जी ने इसमें डेफिनेटली, ये मूल अभियान तो गांधी बापू का जो था, पर इसको मैदान में लाना और बड़े स्केल पे लाना वो अपने यशस्वी बड़ा प्रधान जी का ही हो रहा था, और लोग जुड़े इसमें। और मैं मानता हूँ कि इससे धीरे धीरे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो देश आज से 5 साल पहले था, आज काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। बट फिर भी जैसे आज मैं देख रही हूँ, मैंने खुद से बहुत रिसर्च किया है सिविक सेंस के बारे में। जैसे हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, बट हम वंदे भारत जैसी ट्रेनों में कचरा फेंक रहे, बिल्कुल, यू नो, पान की थूक लगा रहे, और ये चीज़ें, और ये फोटोग्राफ मैंने खुद देखे मीडिया के अंदर से। जी। तो ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं कि लोग को इतना सख्त समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे लिए, हम उसको ख़राब क्यों कर रहे हैं? अंग्रेज़ तो हमारे पे क्यों राज करके गए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीएनए में वो बदमाशी हमारे अंदर में है। आज आप समझो कि मैं तो कभी कभार अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि खराब हुआ अंग्रेज जो चलेगा, अगर अंग्रेज रहे होते ना तो हम और भी अच्छे चलते। वो डीएनए में कुछ हमारे अंदर में हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के, कोई भी कायदा बनता है तो उसके लूप होल्स पहले ढूंढना है। कचरा हुआ है वो हमारे दिमाग में है, हमें ज़्यादा साफ सुथरा अच्छा नहीं लगता है। तो भी ऑनेस्टली एक समाज से एक वर्ग है, उनको आप, मैं सोचता हूँ कि ये कितने गंदगी में कैसे बैठा हुआ है, पर वो उसको नोटिस ही, वो हाईलाइट ही नहीं होता है उसको, और हम जाते हैं तुरंत क्या है। तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अब वंदे भारत की बात की, इतनी बेस्ट, वन ऑफ द अहमदाबाद इंडियाज़ की इतनी बड़ी, आई एग्री। कभी कभार बैठते कतरते लगता है कि वी डोंट डिजर्व दिस थिंग्स। हम वही गुलामी की मानसिकता में जिए, कोड़े खाए, उनकी मजदूरी करें। क्योंकि अगर आप विकसित होने की बात कर रहे हो तो सही मायने में विकसित हो, विकसित हमारी सोच को करना है। जो सिविक साइंस की बात कर रहे हो, लाइन फॉलो करते हो या रेड लाइट फॉलो करते हो, ये तो बर्थ ऑफिस एक नॉर्मल सिटीजन की एक जवाबदारी में आता है। और हम क्या है कि अलग ही जोन में जीते हैं, और हमारे वाले ही वही लोग जैसे ही दुबई उतरते हैं, यूएस उतरते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब क्योंकि पता कायदा का डर है, तो कहीं हम वो लाठी से चलने वाले लोग हैं। हमें वो करने से लाठी से ही सीधे होते हैं, मैं ऐसे मानता हूँ। क्योंकि समझाने हाथ जोड़ने से नहीं होता, हाथ जोड़ने से 10-20% फ़र्क पड़ता है, बाकी के बहुत बड़ा जो एक तबका है वो डर से ही सीधा होता है। मैं सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों की अगर बात करूँ तो जब ये मैं मुद्दा उठाती हूँ सिविक सेंस का, तब मुझे ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू सिविक सेंस। वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि इतने सारे टैक्सेशन डाल दिए, भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, इसका इश्यू, उसका इश्यू। सिविक सेंस पे बात हो रही है, उसका आंसर नहीं देना है।
जस्टिफिकेशन ये आता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए क्या है? बिल्कुल वाहियात और बिल्कुल अपने आप को बचाने की और अपनी गलत बात को रखने की बात है। अगर बंदा ढंग से, मतलब उसकी साल में उसकी 10 लाख सैलरी है, जो मिला के 12 लाख, वो ढंग से टैक्स भर देता है, अगर वो बिज़नेस का GST भर लेता है और वो भ्रष्टाचार को प्रमोट नहीं करता है और चाहता है कि मैं सही जीवन जीऊँगा, तो उसको कोई परेशान नहीं करने वाला है। सबसे पहले तो हमें चोरी की जो मानसिकता है ना, वो बदलनी पड़ेगी। हमें हर चीज़ में स्पेकुलेट करके, मैनिपुलेट करके, और इसको बिजनेस में भी वो लोग यही करते हैं। चोरी से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली मानसिकता हो गई है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, और एक पागल रेस लगी है पैसे कमाने की भी। पर वो उसके लिए जितना भी वो अपना ज़मीर, अपना जो बोलते हैं ना, वो गिराने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मतलब इंडिया में आज इस स्थिति में देश है कि जो अगर सही में वो 100% क्लियर कट जीना चाहता है, तो उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। फिर आप GST की चोरी करोगे, फिर आपके पास नोटिस आएगी, फिर आप वहाँ जाओगे, उसको पैसे खिलाओगे, फिर आप फंसोगे, तो फिर तुम गवर्नमेंट पे वो करोगे, वो तो कहाँ से? सी एक मैं तो बोलते कि जेवो राजा भी प्रजा, આપણે कहिए कि जैसा किंग होता है ऐसा नहीं होता है, जैसी प्रजा होती है वैसे ही राजा होता है। ट्रू। तो कहीं ना कहीं प्रजा का सबसे बड़ा, प्रजा को समझना चाहिए कि वो चेंज जो चाहते हैं वो अपने से शुरू करें। पर जहाँ पे हमको इतने सालों में आपकी एज, मेरी एज में आज ये हमको दिमाग में डाल दिया गया है कि फॉर एवरीथिंग गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, जो मैं पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता बता रही हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही रूल्स फॉलो नहीं करते। यस, तो वो मानसिकता हमारे अंदर क्यों डेवलप हुई है? बस वो DNA में, हमारे जीन्स में है, पता नहीं, वो एक अलग ही जोन में वो लोग जीते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, 2-4 हमारे पास राजकीय लोग के साथ हमारी उठना बैठना है, तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वी आर अबव द लॉ कैन नॉट टच अस। कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी भी इस तरह काम करती है, स्लो प्रोसेस है। हालांकि जुडिशरी के पास बहुत अच्छे लॉज वगैरह सब कुछ है, पर वो सब आते आते बहुत समय लग जाता है। तो वो सब चीज़ों को फ़ायदा उठा के ये लोग इसका, आज जितने हिट एंड रन केसेस देखो, ड्रिंक एंड ड्राइव, या भी जो ड्रग्स का इतना बच्चों में दिखा रहा है रात के समय में, तो वो मानसिकता उनको डर नहीं है। मतलब हाँ, एक चीज़ में मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा भाई, गवर्नमेंट का थोड़ा होल्ड होना चाहिए। मतलब एनफोर्समेंट, पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। आज हमारे होम मिनिस्टर साहब अगर बोल दे DG साहब को या CP साहब को, जिसको भी, कि देखो 33 या 34 जो भी हमारे ज़िले हैं गुजरात में, मुझे कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी एस्केलेट होता है तो मेरे तक लाइए, पर मेक श्योर थिंग्स बिकम क्लीन, हो जाएगा। एक विजय नेहरा जी थे जो अभी मुस्लिम कमिश्नर थे, और AK सिंह साहब जो कमिश्नर, उन्होंने 3 दिन में अहमदाबाद का ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। 3 दिन में, 2 दिन में पूरा लाइन टू लाइन अहमदाबाद चल रहा है। उसके पहले केशव वर्मा जी थे। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली केपेबल, और उनको वो फ्री हैंड, कहीं ना कहीं हर जगह राजकीय हस्तक्षेप है। पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर चीज़ में राज देती है, हर चीज़ में। वो बहुत दुखद है। आज आप अपना काम, आज जो पढ़ लिख के आया, वो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, वॉट एवर, उसे बता दो कि भाई तेरा ये ड्यूटी है, उसके लिए तुझे जो भी करना पड़े, बट मेक श्योर दैट यू डिलीवर रिजल्ट्स, तो वो होगा ही होगा। आप जैसे ग्राउंड पे, मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देखे हो बहुत सारे रील्स में आपने ग्राउंड पे जाके काम किया है। ट्रैफिक पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंट्रोल में आपने बहुत सारी रील्स बनाई है कि यहाँ पे ये इशू, यहाँ पे ये इशू है। तो ट्रैफिक और नॉइज़ पोल्यूशन और हमारी जो उसमें भी हैबिट है, ड्राइविंग हैबिट्स, हॉन्किंग की हैबिट्स जो है, उन सब चीज़ों के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया है ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ में? जंगली है सब, जंगली, वो इंसान नहीं होता। ये बहुत एक ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं हो गया? नहीं, जंगली है। उनको मर के भी ऑफिस पहुंचना है और मर के ऑफिस से निकलना है। मैं कभी सोचता हूँ दीदी, मैं 2-2 घंटा खड़ा रहता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि क्या जल्दी है उसको। डिवाइडर पे चढ़ा देगा, साइड के फुटपाथ से तू पहुँचेगा तो 10 मिनट के बाद पहुँचेगा ना, पर तू अपना सिर फोड़ के, हाथ पैर तोड़ के पहुँचेगा, क्या फ़ायदा है? और एक बार तुझे एक्सीडेंट हो गई तेरी, तो जो तेरे रॉड लगेगी, तेरे लाइफ के 10-20 साल ख़त्म हो जाएंगे फिजियोथेरेपी करने में या सब जोड़ तोड़ में। पर वो पता नहीं अलग से ही जोन में चलता है। घर का गुस्सा रोड पे निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन रोड पे निकालते हैं। अच्छा, दूसरा, अहमदाबाद इज़ अ नेवर ऑन टाइम। जैसे मैं अभी लेट हो गया, तो
अगर पहुंचना है 10:30 बजे तो वो प्लान आउट नहीं करते कि भाई मैं 9:45 बजे निकलूँगा तो आराम से पहुंच जाऊंगा। निकलना है 10:15 को, 10:10 को, और फिर रोड पे हुड़दंग मचाना है और फिर गालियाँ देनी ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ में 2-2, 3-3 घंटा खड़े रहता हूँ, हर चौथा बंदा उनको गाली दे के जाता है। आप कभी सोचिए उनके बारे में कि वो चार रास्ते पे या वो खड़े रह के जो ड्यूटी करते हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनका फैमिली है, वो जब रात को घर जाते हैं इतनी गालियाँ पड़ती हैं, और जो भी आता है झगड़े के मोड़ में ही आता है। तू मुझे सबसे पहला तू मुझे नहीं जानता है, फलाना भाई, ठीक है भाई। ये ट्रैफिक पुलिस को खुली छूट दे दो कि तू मुख्यमंत्री का भी लड़का हो, हमसे कोई, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आपने काली फिल्म लगाई है, आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, आपने रेड लाइट जंप किया है, आपके पास जो पेपर्स नहीं है, वी नीड टू फाइन यू। शायद गुजरात में कम है, फिर भी हमने यूपी बिहार उसमें देखा है कि टोल बूथ पे सिर्फ टोल मांगने पे मर्डर्स हो जाते हैं, राइट? वो बहुत सारे किस्से हमने देखे हुए हैं। आप बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? लाइक टोल मांगना, और जो गाड़ी चला रहा है 20-25 लाख की, उसके लिए शायद 100-200 रुपये टोल इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसमें वो मर्डर कर देता है, किसी की जान की इतनी भी वैल्यू नहीं है। हाँ, नहीं है, यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। ऑनेस्टली जिस तरह से लोग पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करते हैं और उसके ऊपर लोग व्हीकल लेके जाते हैं, अरे ब्रेक मारो। आप पाश्चात्य वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति में कई चीज़ें खराब है तो कई सारी चीज़ें सीखने लायक है। जैसे आप स्टेप डाउन करोगे सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी, एक छोटा सा कुत्ता भी पास को होगा तो भी वो लोग ब्रेक मार देंगे। तो वो तो हमारे में है ही नहीं। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो एक दिमाग की एक फितूर है उनका कि हमारे ईगो है, मतलब हम टोल भरेंगे, हम फलाने नेता को जानते हैं, हम इस पुलिस वाले को जानते हैं, हम मतलब हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, वो वाली मानसिकता। और स्पेशली यूथ में बहुत आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर का वातावरण ऐसा है। माँ बाप उनको ये छोटी उम्र में सारी सहूलियतें दे देते हैं, फिर ट्रैक नहीं करते वो किसके साथ मिलता है, कौन सी सोबत में है, फिर वो रोड पे हुड़दंग मचाते हैं। फिर उनको जब फॉल्ट भी करता उनको बचाने भी चले जाते। मैं हूँ तो मैं बोलता कि नहीं इसको रखो 6 महीना जेल में, पता लगेगा कि उन्होंने किसी को उड़ा दिया है, किसी की ज़िंदगी के पीछे उसके परिवार ख़त्म हो चुका है, तब उसको पता लगेगा कि। बट हम रोड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बैटलफील्ड बना रहे हैं, हम अपने घर को बैटलफील्ड नहीं बना रहे, हमने अपनी ऑफिस को बैटलफील्ड नहीं बना रहे जी। जहाँ पे हमको लड़ना है या हमारा पावर दिखाना है, तब आता है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रोड। वो कितने हद तक फेयर है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे लोकशाही नहीं होनी चाहिए। आपको हर लगे हम लोकशाही के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम मिसयूज़ करते हैं हर चीज़ का। हज़ारों लाखों कैमरे जब लगे होते हैं, आप दुबई वगैरह जहाँ भी जाते हो यूएस में, आप देख रहे हैं इधर देखो उधर के, तो उसी डर में आदमी काम, कचरा तो वहीं पे भी होता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्ट्रीट्स पे जाओगे तो वहाँ पे काले गोरे जो कचरा फुल करते हैं, पर एनफोर्समेंट बहुत पावरफुल है और वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए एजेंसीज बहुत अच्छी तरह काम कर पाती है और टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट काम होता है वहाँ पे, हर चीज़ ऑन पेपर होता है। तो आप जो पूछ रहे हो, क्या मैं भूल गया आपका क्वेश्चन क्या था? कि हमने बैटलफील्ड रोड और पब्लिक प्रॉपर्टी को हाँ, क्यों हाँ, बना दिया है? व्हाई नॉट आवर ओन होम्स? अगर हमें इतना फ्रस्ट्रेशन है, अपने घर में निकाल सकते हैं, हम अपनी ऑफिसेज में निकाल सकते हैं, अपने प्राइवेट स्पेसेस में निकाल सकते हैं, बट हम पब्लिक प्लेसेस को क्यों चूज करते हैं? बस पता नहीं, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, एक कंपैरेटिव मानसिकता है, इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, या इसकी जॉब इतनी हो गई मुझे इसकी ये सैलरी है, एक एग्रेसिव और इनटॉलरेंट, बोलते हैं इनटॉलरेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखो अभी अहमदाबाद में कहीं पे भी किसी से गलती से टच हो जाए, आप सॉरी भी बोल दो, फिर भी वो 2 गाली बोलेगा आपको। आपको क्या लगता है इनटॉलरेंस का रीज़न क्या है? खान पान, जीवन शैली, जो हम अभी जो बच्चे अभी जो ना सोने का ठिकाना ना उठने का, क्या खाते हैं क्या सोचते हैं। देखो अल्टीमेटली वी आर सनातनी, सनातन इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म और समथिंग, इट्स अ ह्यूज which covers every religion, सनातन में आते हैं। yes. सारे रिलीजन सनातन कवर करता है। तो अब उनको क्या है कि उनके पास छोटी उम्र में सब आ गया है ना, कोई स्पिरिचुअल उसमें उन्होंने अपने घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता है, तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट नहीं करते वो चीज़ें। और आप देखना कि वो लोग एक अलग ही जोन में अपनी दिमाग में वो लोग इनटॉलरेंस, मतलब तोड़ दूंगा, काट दूंगा, फोड़ दूंगा, माफिया बन जाऊंगा, रील्स बनाऊंगा, 4-5 स्कॉर्पियो थार लेके मैं वो बनाऊंगा। कहीं ना कहीं वो मानसिकता दिखा रही है कि आज उसका शॉर्ट टर्म पैसा आ गया है लोगों के पास। पहले क्या था कि भाई आप 40 साल पहले का अहमदाबाद था, वहाँ पे गाड़ी एक लग्जरी थी, एयर कंडीशन एक लग्जरी था। अब भी ये रियल एस्टेट ले लो या जो भी कारण से अनशन पैसा आ गया है, तो जो कमाया है नहीं,
समझ में आने की कैसे, क्योंकि पैसा कमाना डिफिकल्ट है, इक्वली उसको विजडम से रिजर्व करना मोर डिफिकल्ट। आप ज़्यादातर देखेंगे ना, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स अहमदाबाद में हुए हैं, जो न्यूज़ की हेडलाइंस बन चुके हैं, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 18 साल से लेके 20 साल, 21-22 साल तक के, या 18 से भी नीचे के हैं, कुछ अंडर एज भी हैं। तो वो एक एज ऐसी होती है जहाँ पे बहुत जोश होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, राइट? तो आपको ये लग रहा है कि शायद दैट इज़ अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच दिस किड्स? एब्सोल्युटली कि हम एज अ फैमिली कहीं पे चूक रहे हैं ऐसे बच्चों को समझाने के बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर नहीं मानता तो भी उसको पूछो, बेटा तू कहाँ जा रहा है, देखो हम तुझे रोक नहीं रहे, तू जा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर, पर टेल मी द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। मुझे नहीं पूछना तुम लोग क्या कर रहे हो और कब तक आओगे वापस और क्या प्लान है, बस हम और कुछ नहीं जानना। हम नहीं चाहते कि अपनी जो आप यंग एज है उसको एंजॉय ना करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज लाइफ। और बेटा अगर एक बार भी गलती हुई तो वी विल मेक श्योर कि ये जो गाड़ी है, जो पैसा है, सब तेरा बंद हो जाएगा और हम तुझे एज अ सन नहीं मानेंगे दूसरे दिन, क्योंकि वो डर बिठाना बहुत ज़रूरी है। फिर कभी कभार उसकी मम्मी सपोर्ट करती है गलत तरीके से, पिताजी बोल रहे थे मम्मी उसमें उससे क्या गलती, उसकी कोई गलती नहीं थी ये वगैरह, वो तो जा ही रहा था। भाई तू जा रहा था 120 पे जा रहा था। सो आपको लगता है कहीं पे एज ए सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर हम फेल हो रहे हैं? बिल्कुल, सोशल फैब्रिक रहा ही नहीं रहा है हमारे अंदर। एक सोसाइटी की जो वैल्यूज होनी चाहिए, कल्चर जो हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे फैमिलीज में, वो नहीं हो पा रहा है। उसके कारण कि तो बुजुर्ग लोग फर्नीचर हो गए। आप देखो अहमदाबाद में जितने ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, आप देखो कितने तादाद में बढ़ रहे हैं, हर एरिया में 3-3, 4-4 बन रहे हैं। अब जो शादी करने का भी कंसेप्ट अब चल रहा है, लिव इन का आ रहा है। लिव इन में भी ये कंसेप्ट आ रहा है कि भाई तेरी जितनी जायदाद है तेरे पास रहेगी, मेरी जितनी हम तो जब तक वी विल लिव, अदरवाइज यू गेट आउट। बच्चों लाने की तो बात ही नहीं है। तो वो सब फैब्रिक हो, और उसमें बूढ़े बेचारे जो माँ बाप, दादा दादी, माँ बाप तो आते ही नहीं है। आज मैं देखा है कि मोस्ट ऑफ केसेस में लव मैरिज हो या जो लड़की है वो नहीं चाहती वो लड़के के माँ बाप घर पे हो। इंटॉलरेंस अगेन। हाँ, क्योंकि वो उम्र हो गई, थोड़ा बहुत बोलेंगे। हालांकि उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी बोलते हैं, बट तेरे वाले तो नहीं बोलना चाहिए, और मैं उनके साथ में एडजस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है, थोड़ी वो है। तो आज वो जो माहौल बनाने वाले जो लोग हैं वो भी बेचारे नहीं है घर में। आप देखना, घर में एक दादी बैठी है आपकी, या दादा बैठा है, या नाना बैठा है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो कुछ बोलता नहीं है, पर उसके वाइब्रेशंस भी काम करते हैं घर में। जब वो गुजर जाता है तब तक लगता है, दूसरा दिन लगता है गुजर के दूसरे दिन बाद में कि कुछ घर में से चला गया, एक द इंस्पायरिंग पॉजिटिविटी चली गई घर में से। सो शायद अगर हम अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं तो वो सनातन क्या है वो समझने की ज़रूरत फिर से आ गई, आपको लगता है हमें? सनातन की डेफिनेशन सबने अपने हिसाब से बना दी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको सनातनी बोलते हैं, या सनातन मतलब वसुदेव कुटुंबकम की जो बातें हैं, सब बातें हैं। अब तो क्या है कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी से लेना पड़ता है। हम बात करें तो भाईचारे की बात करें तो बोलते हैं तू एंटी हिंदू है, तू मुल्ला है, तू मौला है, तू ये है वो है। तो फिर कैसे होगा? आज 5 उंगलियां हैं, आज 40 करोड़ मुसलमान हैं, बराबर। अब क्या करोगे? उसको दरिया में डाल दोगे? हाँ, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उस पर कई अच्छे लोग भी हैं मुस्लिम। उसके बीच में आप जाइए, समझिए कि ये कट्टरता कहाँ से आ रही है, कहाँ लेके गई। एजुकेशन का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट्स को वो आगे देखो। अगर दूरी बनाते जाएंगे तो अल्टीमेटली दूरी बनती जाएगी, और उनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, आप सोच रहे हो, और हम क्या कर रहे हैं? फिर ये सब नारे मारना तो गलत है। अल्टीमेटली वी हैव टू, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, और आप इतिहास उठा के देख लो कि कई परिवारों में मुस्लिम लोग भी काम करते थे, और हिंदू परिवारों में मुसलमान के भाई भी काम करते थे। सो इट हैज़ टू बी अ फैब्रिक कि भाई जातिवाद राजनीति और ये जो सनातन की जो बातें हैं वो सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए लोग कर रहे हैं। सनातन इज़ द वे ऑफ लिविंग। मैं आपको थोड़ा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछूं, इसको अगर हम प्रैक्टिकल टर्म पे ग्राउंड पे देखें तो मैं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, एंड मैंने इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा स्टडी किया है हर एक कंट्री के लॉज, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जहाँ वहाँ पे हर धर्म के लिए एक ही रूल होता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम एक्ट अलग है, सिख एक्ट अलग है, ईसाई एक्ट अलग है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ पे हम एक
पर्टिकुलर रिलीजन की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अगर उनका एक्ट ही अलग है और हम एक रिलीजन की बात करें वहाँ पे उनका एक्ट अलग है, तो जब ये बंधारणीय तौर पे एक को छूट है बहुत सारे बच्चे पैदा करने की और एक को नहीं है, तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन या फिर वो जातिवाद के मुद्दे को संभाल कैसे सकेंगे? जो देश इस तरह से आगे बढ़े रहे, आगे जाने के बाद उसका पता नहीं हुआ है। धर्मगत राजनीति और धर्म को आगे करके जिसने रोजगार की बात नहीं की है, विकास की बात नहीं की है, परस्पर संवाद की बात नहीं की, वो सब आगे जाता। आप देख ही रहे हो विश्व में अभी क्या स्थिति है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल, धर्म एक धंधा हो चुका है। आप चाइना में देखिए, कोई धर्म आपको अलाउड है ही नहीं, वहाँ करना है घर के अंदर रूम में करो चुपचाप। नो रिलीजन इन चाइना, क्योंकि धर्म को नुकसान अधर्म नहीं किया है, धर्म को धर्म ने ही नुकसान किया है। आप बोल रहे हैं ये विधर्मी है, ये अधर्मी, ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं करते बेचारे। जो धर्म को नुकसान धर्मी लोगों ने किया है, कहना ले वाला है जो अपने आप को धर्म के मुखिया बताते हैं। अब कली प्रभाव में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि कली प्रभाव जब आएगा तब धर्म एक धंधा हो जाएगा। बहुत अच्छी चौपाई है, मुझे याद नहीं है। हर मंदिर एक लेन देन का केंद्र बन जाएगा और लोग भी एक पागलों की एक वजूद, एक फॉलोइंग चल रही है कि भाई आगे पीछे कुछ देखना नहीं है, अंधविश्वास, अन्य मान्यताओं के बीच में। और तो यहाँ पे जब तक ये सब चीज़ें रहेगी जो आप बोल रहे हो कि जैसे एक धर्म में इतने बच्चे पैदा करने हैं, इसमें सब निकल जाना चाहिए, सब निकल एक लॉ होना चाहिए। बिल्कुल 100%। हमें गवर्नमेंट कुछ सरकारें ऐसी ही तो फ़ायदा उठा रही है कि मैं आप लड़ते रहो, तूने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, तूने मेरे घर पे ये किया, वो बस, और वो अपना काम करते रहे। बट आज माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है नीलेश कि जहाँ पे हम अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है कोई चीज़ों को तो उसको एंटी नेशनलिस्ट बोला जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम अपने घर में रह के अपने घर को सुधारने की बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे कि घर में हमें ये सुधारा चाहिए, तो हम एंटी नेशनलिस्ट कैसे हुए? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा सोचा जा रहा है तो हमारे लिए बहुत दुखद और पीड़ादायक बात है। मैं कई लोगों को सुनता हूँ कि भाई अब क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। आपको पिंक पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है, तो हम क्या दुश्मन हो गए? एग्जैक्टली। हम एक कॉमन मोटिव को लेके, जैसे हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्टेट को आगे, हम साथ में बैठे, हम इस स्टूडियो में जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग विचार है, पर सबका मोटिव तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है। तो उसको लेके चलो ना। पर्सनल ईगो पे कहाँ इसमें एंटी नेशनल की कहाँ बात होगी? नेशनलिज्म आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म फॉर यू? व्हाट इज नेशनलिज्म फॉर मिस्टर नीलेश पाल? इतना मतलब आपने मुझे डराने वाला सवाल किया है। आपने तिरंगा लगाया हुआ है सर लेफ्ट साइड में। ये तीनों कलर को सपोर्ट करना, ये तीनों कलर को सम्मान देना। एक कलर को मैं लाइट करूंगा, एक कलर को डार्क करूंगा, वो नेशनल की बात नहीं होगी। आप गांधी जी को देख लीजिए, सबको साथ में लेके घूमते थे, सबको साथ में लेके की बात होगी। क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचोगे कि एक माइनॉरिटी और मेजोरिटी इसमें काम। नेशनलिज्म मतलब क्या? नेशनलिज्म मतलब हर चीज़ में नेशन कम फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, व्हाटएवर। यहाँ पे आज मेरा रेलवे स्टेशन है या मेरा एयरपोर्ट है या कोई भी सुविधा गवर्नमेंट, नेशन कम्स फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं वो संकोच, और बहुत दिक्कत की बात है कि दोनों समुदाय में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं है कि दोनों में सुलह हो और हम प्रेम से बैठ के चाय पिए यार। या शायद वो नहीं चाहते कि नेशन कम्स फर्स्ट, वो नहीं चाहते कि रिलीजन कम्स। रिलीजन से करना, और रिलीजन से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है विकास, रोजगार। आप साथ में मिलके कुछ प्लान करोगे तो होगा। मैं कई मुस्लिम एरियाज में भी जाके काम करता हूँ, हाथ जोड़ गए हैं। वो बोलते हैं कि हमें हमारे मुस्लिम से बचाओ, क्योंकि हम थक चुके सर, हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है, या हम किसी भी देश में कंट्री में जाते हैं तो हमें शक की नज़र दे। हम वी आर नॉट टेररिस्ट। मैं मानती हूँ कि हमारे अंदर में लोग हैं, हम उनको भी ढूंढते हैं। वो शायद से हमारे, पर कहीं ना कहीं सर हमने उनको नहीं बोला है कि आप ऐसा करो, वो आपके वाले लोग आके उनको वो करते हैं कि तू ये कर, और हमारे वाला उसको करते हैं। तो एक छोटा सा एक तबक्का है, वो चाहते हैं कि दोनों लड़ते रहे। टेंशन रहना चाहिए बस। अगर सब सही रहेगा तो फिर तो सब, मैं और आप लड़ते रहेंगे तो हम ऊपर नहीं देखेंगे, और ऊपर नहीं देखेंगे तो फिर ऊपर देखेंगे तो उनको डर लगने वाला है। तो शायद इस रिलीजन की वॉर में हम कहीं ना कहीं नेशन को पीछे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ नेशन तो दिखता ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखता है।
हम तो वही है, बस गिरा दो, ये कर दो, वो, ये तो अल्टीमेटली तो कितने गलत तरीके से एक पूरा रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ये ज़ॉम्बीज क्रिएट किए जा रहे हैं। ज़ॉम्बीज समझते हो ना? Yes. जो कुछ नहीं समझते। आज मुझे कई अभी टाइम में पिछले एक आध महीने में बहुत ख़राब अनुभव। मेरे घर पे आके लोग तोड़फोड़ करके गए। खिलाने वाले कुछ ऐसे हमारे वाले संगठन आके तोड़फोड़ करके गए, बोले तुझे समझाना पड़ेगा। क्यों? कुछ था ऐसा कि मैंने कहा था कि भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, आप ये रिलीजियस स्लोगन कॉलेज की दीवारों पे क्यों लगा रहे हो। मेरा आशय वो था, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा था। मैं इतना ही कहा था कि ये जो शिक्षण के जो संकुल है उसको धर्म के अड्डे मत बनाओ। तो बोले नहीं, तो आपने तो हमारे भगवान का अपमान कर दिया और आपने हमारी संस्था का। अरे भाई मैंने कहा, तुझे याद भी नहीं किया है। मैं जनरली बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं जय श्री कृष्ण लिखता हूँ एक वॉल पे, मतलब मेरी बहुत आस्था है, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ और बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह पब्लिक प्लेसेस जय श्री कृष्ण लिख देता हूँ। वहाँ पे रात को वहाँ पे यूरिनेट करेगा वो लड़का, तो क्या मैंने उसका सम्मान रखा है? नहीं। वो कृष्णा आपके दिल में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, या कुछ उसके देव स्थान होता है। ये जताने से क्या मैं अपने आप को बहुत हिंदू का एक मसीहा बनाना चाहता हूँ? किसी को इंटरेस्ट नहीं है मैम। अभी 2026 में किसी को, सबको EMI लगे हुए हैं, सबके खर्चे इतने, 4 लोगों का घर मुश्किल से चल रहा है। वही देखो LPG में आप देख रहे हो कितने अभी पैसा। अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल जाती, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो बेचारे। और वो मुस्लिम में भी लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ, क्योंकि उसको पता है कि गलत रास्ता गलत जगह पे ही जाने वाला है और कोई माँ बाप नहीं जाएगा। तो अभी ये नेशनलिज्म की सब है, ये एक प्रोपेगेंडा है ज़्यादातर। मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हमें इस सब चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। आप देखो ना, विधानसभा चलती है या संसद चलती है या जो भी, अब देखो कितना बेवजह की बेफजूल बातें चलती है, बेफजूल बातें। आप पॉइंट टू पॉइंट पे बात आइए ना, जो इश्यूज़ है। अभी राघव चड्ढा जी जो अभी क्वेश्चन, कितना पॉइंट टू पॉइंट बात आती है। समोसे की बात करो, पानी की बोतल की बात करो, मेडिक्लेम पे जो GST, दैट इज तो सांसद का काम क्या है कि भी अपने क्षेत्र में या अपने देश में जो भी हो रहा है उसको रेस करे। तो वो एंटी नेशनल हो गया या उसके ऊपर उसको निलंबित कर दिया। अभी दुखद है, हम ऐसे दौर से निकल रहे हैं जो वी वांट टू वर्क विद द सिस्टम। मैं मेरी अपनी बात कर रहा था, सोशल वर्कर, मैं हर वक्त अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि सर मैं सिस्टम के साथ में कंधे से कंधा, मैं यहाँ पे पब्लिक में यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं निकला हूँ। मैं आई वुड लाइक टू बी योर एडेड सपोर्ट। देखो सर यहाँ पे क्रैक है, ये रोड टूट गया है या कुछ है, तो आप प्लीज़ ज़रा देख लीजिए। कॉमन लोगों को पता नहीं होता कहाँ जाना, कैसे जाना। मेरे पास एक्सेस होता है तो एक्सेस में लेते उसको मतलब मैं आपको टीज नहीं कर रहा हूँ या आपका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और मेरा हर चीज़ों में राजकीय एंगल से आप देखोगे, देखो ये कांग्रेस वाला है, ये आम आदमी वाला है, अरे भैया मैं नागरिक हूँ या पला बड़ा हूँ 40 साल से। मैं इसी चीज़ पे आना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने भी ये बैकलिश फेस किया है। जब मैंने एक चीज़ में बोला कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन, इसके लिए मुझे कोई नेतृत्व नहीं चाहिए ये बोलने के लिए, इसके लिए मुझे कोई नेता का पद नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मैं इंडियन हूँ, इंडिया ने, मेरी कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब हम ये बात बोलते हैं कि दिस इज़ माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी एक ऐसा वर्ग है जो बोलता है कि नहीं तुम नेतागिरी कर रहे हो, जाओ तुम इलेक्शन लड़ो, बस। जाओ तुम अपने आप को ये समझ रहे हो तो तुम ये करो। तो क्या हमारा बुद्धि का स्तर इतना नीचे है कि हम अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे? बस उसको ऐसे कि इनको टिकट लेनी है, उनको पार्टी में खड़ा होना है। अब कौन पार्टी, अब मुझे 10 सवाल में से 8 सवाल, नीलेश भाई इलेक्शन कब लड़ रहे हो? अरे भाई नहीं लड़ना है मुझे। हम नॉर्मलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी को नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे? नेता, उसके लिए नेता ही बनना पड़ेगा। अरे भाई क्या है, देखना मुझे कमेंट्स में भी देखना है कि देखो ये 2027 की तैयारी कर रहा है। अरे भाई नहीं करना है मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल अपने देश को नहीं दे सकता? क्या मेरा हक नहीं है? जितनी मेरी कैपेसिटी है और जितने अच्छे लोग जुड़े मेरे साथ जुड़े, पर उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी में ही जाना या कोई पद लेके बोलना ज़रूरी नहीं है। बहुत प्योर इंटेंशन है कि भाई, क्योंकि देखो इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक ऑब्जर्वर होता है, खाली देखते रहता है, जो होता है होने दो, हमें क्या मतलब है। दूसरा होता है देखो ये इसी लाख का था, अच्छा हुआ। अगर पानी में डूब रहा है आदमी तो 3 लोग खड़े हुए ना, तो 3 अलग अलग बात करते होते।
और तीसरा वाला होगा ना, वो कुछ ना कुछ डालेगा, कुछ बचा। एक रामायण में प्रसंग है कि एक छिपकली छोटी किसकोली जो थी, वो एक स्क्विरल, वो जाके गिलहरी मुंह में पानी लेके आग डाला था, तो राम जी बैठे बैठे हंसते लगे कि बेटा तेरे से क्या होगा, ये राम जी आपका जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे नाम आग बुझाने में होगा, पहले मेरे उससे क्या बता कि अंधेरा घना है फिर भी दिया जलाना कहाँ मना है। आज मैं आप मेरे सामने प्रॉब्लम्स की वर्षा कर, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ट्रैफिक है या रोड टूट रहे हैं या कुछ, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, लेट्स कनेक्ट विद द सिस्टम इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर एग्जैक्टली एंड टेक देयर फीडबैक, हम उनको फीडबैक दें और लेट्स वर्क टुगेदर। और कोई भी गवर्नमेंट विदाउट पब्लिक सपोर्ट फंक्शन नहीं कर पाएगी। स्वच्छता की आप बात कर रहे हो, अगर लोग नहीं जुड़ेंगे, आज इंदौर की बात करो तो इंदौर में लोग इसको ईगो पे ले लिए, आप इंदौर में कचरा डालो तुरंत वो चले क्या कर रहे हो भाई, मतलब उन्होंने अपने शान पे ले लिया कि इंदौर को तो हम सेकंड आने ही नहीं देंगे। मैं सूरत था 2 दिन के लिए, गुजरात की बेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत है, जहाँ पे मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर और एंड सूरत पुलिस कमिश्नर, तीनों का जो तालमेल मैंने देखा अपनी लाइफ में, they were like friends, they were like colleagues and there was no ego between them. The entire team was working as a SMC का 29 माल का एक बिल्डिंग बन रहा है जिसमें सारी ऑफिसेज कवर हो रही है। वो चाहते हैं कि भाई हम कोई भी आएगा तो छोटे प्लान पास करवाना है तो भी हम कर देंगे, और कोई क्वेश्चन तो भी सारा एक ही जगह में ले रहे हैं। वो लोग 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा कॉर्पोरेशन ले जा रहे हैं। पर जो वो क्रेडिट सुरतियों को भी जाता है। सुरती लोग थोड़े है कि तो तारे पैसा था लई ले भाई, माथा गुना कर तार पैसा लई ले, बट टोकू कर नाखो मुँह पे वो लोग बोलते थे पैसा લઈ લે તારા પણ કામ કરવાનું ચોખ્ખું બધું કરી નાખવાનું ભાઈ, એટલે બધું ફરક પડે છે એમાં। SMC इज डूइंग वेल, वेरी वेल। सो मैं एक ही पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन मिडल ईस्ट, जहाँ पे ईरान फाइट कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प इज़ टेकिंग सम स्टेप्स और ही स्टार्टेड द वॉर आई कैन से, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत जा रहा है लोगों के बीच में कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये शुरू किया। एक्चुअली उसने नहीं शुरू किया, उसके जो लोग हैं अमेरिका के वो चाहते हैं कि ये हो कि हम सुपर पावर रहे। मैं ये सोचती हूँ अपने पर्सनल हिसाब से नीलेश जी कि जैसी प्रजा अपने राजा को बोलती है करने के लिए, शायद राजा वैसे एक्ट करता है। नहीं, मैं आपको उस पर करेक्ट करूँगा। सबसे बड़ा गुंडा इसराइल है। ये जो इसराइल है ना, आप जितना सोचते हो इतना है नहीं। इसराइल आर द पीपल हु हैव इनिशिएटेड लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। आप आराम से इसको रिसर्च करना। और अमेरिका तो क्या है कि उसको तो अपने हथियार बेचने हैं या उसके पास तो कुछ है नहीं, और वो जगत जमादार है, उनको तो सब जगह आप ये करो आप वो करो। आप जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली मेरे पास तो उल्टा उसका रिवर्स आया था कि लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ की संसद के एक आदमी का हाथ टूट गया कि वाई अमेरिकन टैक्स पेयर शुड बी, इसराइल की लड़ाई में हम क्यों अपना टैक्स पे क्यों हमारे 20-20 हज़ार करोड़ लाख करोड़ रुपया डॉलर्स वहाँ चले जा रहे हैं, हमें क्या मतलब है इसराइल की लड़ाई से। बट ट्रम्प इज़ अ मैनियक, क्रेजी मैनियक। वो पता नहीं किस फितूर में जी रहा है। वो चाहता है कि आई शुड बी द सुप्रीम। वो है हमारे प्रधानमंत्री जी की भी अनशन बोल रहा है कि उसने मुझे टाइम कि मैं सर कम इन। अरे सर भैया, तो अपने देश का राजा है तो हमारे देश के ये हमारे बड़ापन के लिए तो ऐसे बोलेगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल इज़ द मेन कल्प्रिट। और जो देश चाहते हैं कि भैया ऑयल और ये सब चीज़ों पे, न्यूक्लियर पे जो अपना सर्वोच्च वर्चस्व दबाना चाहते हैं, वो ये लोग कर रहे हैं। तो गलत है ये। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स विल बी द सफरर। एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका नहीं बच पाएगा, क्योंकि उन्हें सभी कंट्रीज़ में जाके, क्योंकि आप अलकायदा अमेरिका ने डेवलप किया है, रशिया को तोड़ने में अमेरिका का हाथ है। जब भी देखो अमेरिका पास में हमारे बड़ा प्रधान चाहते हैं, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेंस डील हो जाती है। बस उनको तो बस हथियार बेचना है। और अमेरिका में हर दूसरे घर पे लोगों के पास गन्स है। सॉरी थैंक यू से बात नहीं चलती। सॉरी थैंक यू तो अमेरिका में नॉर्मल, तो गोली मारने में सोचते नहीं है। गन लॉबी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतनी गन्स है वहाँ पे। तो ये लोग खुद तो बर्बाद होने वाले ही है, पर कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत समझने की जरूरत है कि हमें हमारा संभाल के बैठने की जरूरत है। So, आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक साइलेंस राइट नाउ फॉर इंडिया इज द ओनली रोड? दूरी बना लो इनसे, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। बट उसके लिए भी हमें टोका जा रहा है कि हमने क्यों चुप्पी लगाई। देन वी हैव टू शो अवर आइज कि भाई
देखो हम जो कर रहे हैं हमारे देश के हित के लिए, यू आर नो वन टू सजेस्ट अस, वी विल टेक योर फीडबैक, पर यू विल नॉट डिसाइड कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है। आपने कभी दुनिया का सबसे शांत देश देखा है? कौन सा है? तो किसी में भी नहीं पड़ता है। भूटान। वो नहीं चाहते कि हमारे वहाँ विकास हो। अच्छा। मैं यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात में समिट था आज से 4-5 साल पहले, तब था भूटान के राजधानी, तब वो काशी जा रहे थे, विश्वनाथ काशी दर्शन बोल रहे थे कि मैं यहाँ से फिर काशी में। हम नहीं चाहते कि हमारे वहाँ, हम खुश है। वी बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ लिविंग विथ लेस, वी डोंट वांट मटेरियलिस्टिक थिंग। वी हमारे वहाँ बड़े बड़े मॉल हो जाए, स्काई स्क्रैपर्स हो जाए, हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। वो किसी भी नहीं पढ़ते। आप देखोगे तो वहाँ अलग ही पीस है। स्विट्जरलैंड में नहीं पढ़ता किसी में, भले वो स्विस बैंक के नाम से पैसा सब ले रहा है, पर स्विट्जरलैंड विल नॉट टेक, वो देख रहा किसी भी वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो चुप बैठ के बैठा है। अल्टीमेटली हमें हमारा संभालना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि सभी लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया, देखो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज नेवर अटैक्ड एनीवन। पहले अटैक सहन किए, फिर वापस उसने वो किया है। तो इनकी, मैं तो चाहता हूँ किसी से दोस्ती बनानी नहीं चाहिए। एक रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त है जो था इतने सालों से, उनसे हम गड़बड़ कर रहे हैं। देखना, रशिया ने हमें सब हर टाइम सपोर्ट किया है, हालांकि ईरान ने हमें सपोर्ट किया है कई जगह पे। ईरानी चाय जो बोल रहे हो, ईरान हैज वी हैव अ वेरी डीप रूटेड कनेक्शंस विद ईरान। तो भाई हम क्यों बिगाड़े, तुमको लड़ना हो तो। ये सबसे पहले ये इजराइल का ही पूरा ये जो एप्स्टीन की बातें चल रही है, ये पॉलिटिकल लीडर्स को सब वो करने के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चल रहा है। और अमेरिका चाहता है ना, तो वो सारी सत्ता को कंट्रोल करता है और बैठे बैठे पूरे देश को, सत्ता को हिला के गिरा देता है। इट में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, वॉट एवर, दे डिसाइड द गवर्नमेंट्स। दैट्स द वेरी ब्रूटल थिंग। अगर ट्रम्प के दिमाग में आ गया कि यार ये कंट्री हटाओ इसको, तो यहाँ उसके सीआई के एजेंट्स, पैसा, वहाँ की जो सोई हुई, मतलब जो दुखी जनता है उसको को कैसे करना, एक रिवोल्ट खड़ा करना गवर्नमेंट के सामने, और फिर सत्ता गिरा देना और अपना आदमी बिठा देना। ईरान ने कहीं पे भी दुबई पे अटैक नहीं किया है, उसने अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है। और उसने किया कि जो मिडिल ईस्ट के जो भी लोग हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को उड़ाना पड़ेगा, और उसके कारण जो कॉजुअल जो भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है वो तो होगा ही होगा। ईरान आई थिंक इज नॉट अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। आई वुड से इजराइल इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। उनका इतिहास उठा के देखो, लड़ते ही रहे, क्यों भी? और 5-10 हज़ार लोगों एक साथ में मार देते। बट आपको लगता है कि जैसे ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आर दे डूइंग दिस बाय देयर ओन इंडिविजुअल चॉइसेस? मुझे नहीं लगता कि कोई सत्ता पे बैठा हुआ इंसान अकेला रिस्पॉन्सिबल है कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ ना करने के लिए। देयर इज़ अ टोटल ह्यूज पॉपुलेशन, पीपल, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, दे आर ड्रिवन बाय दैट। आप किस सेंस में पूछ रहे हो? मुझे मतलब आप जहाँ पे हम अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, या शायद हमारे प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं या ये कर, तो हम एक इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहे हैं और उनके थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बट जहाँ पे जब ये लोग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे उनके जो भी बयान होते हैं या जो भी उनके एक्शंस होते हैं, दे आर ऑलवेज, आई फील दे आर ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड टेकन इन द कंसिडरेशन ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। उसके हिसाब से वो किए जाते हैं। तो हमने आज उनको बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलाइज कर दिया है कि दिस इज़ अ इंडिविजुअल डिसीजन, दिस इज़ अ डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिविजुअल डिसीजन, दिस इज़ नरेंद्र मोदीज इंडिविजुअल डिसीजन, दिस इज़ नेतन्याहू's इंडिविजुअल डिसीजन, और दिस इज़ खamenei's इंडिविजुअल डिसीजन। आई डोंट बिलीव दिस इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन। एब्सोल्युटली इंडिविजुअल डिसीजंस, पर हाँ, दे कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन टेकिंग अ कॉल। देश में भले जो भी, पर मैं मानता हूँ कि अमेरिकन्स नहीं चाहते। अभी जो अमेरिकन्स जिस स्थिति में है वो अमेरिकन्स नहीं चाहते। मेरा एक क्लियर कट मानना है इसमें, ठीक है? बिकॉज आपने कभी न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमो, इतनी भूखमरा है, इतनी गरीबी है, इतना आपने देखा होगा, आप वर्ल्ड ट्रैवलर हो, कि भाई आप मैनहट्टन घूमो या कई, आपको कैलिफोर्निया में भी लोग भीख, आप जो चौराहे पे या इंडिया मिलते हैं वो इस तरह वहीं भी मिलते हैं। वो बैठे होते हैं, आई एम होमलेस, आई एम हेल्पलेस, जॉबलेस। तो ट्रम्प को वो सब देखना चाहिए, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, क्यों फालतू में लोगों साइड में
वहीं पे मैं आ रही हूँ कि मैं इनडायरेक्टली आपसे वही पूछ रही हूँ कि शायद जनता ये मांग रही है तो हमारे लीडर्स वो दे रहे हैं, मैं नहीं राइट? मानता। शायद वो जनता बोल रही है क्योंकि उनको जनता चुन के ला रही है, उनको जनता के लिए काम जनता करना के है। पास टाइम कहाँ है? आप यूएस में रहिए 10 साल 20 साल, आपको पता लगेगा। आपको आपका जिंदगी 20-30 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। सबसे पहले आप कुछ घर खरीदोगे, छोटा मोटा जो भी अपने वो उसमें से ही आप निकल नहीं पाओगे। जॉब, बच्चे, लाइफ, फैमिली लाइफ, वो कहाँ उसको टाइम है। और यूएस इज अ मल्टी कल्चरल, पूरे दुनिया में से लोग आए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नेशनलिज्म का कुछ है। बट स्टिल यूएसए इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है पर नाम की डेमोक्रेसी अभी भी वहाँ पे तो डेमोक्रेसी का खून हो चुका है। अभी तो वही है ट्रम्प, वो कहाँ किसी की सुनता है, कहाँ किसी की, वो टीम वर्क में कहाँ बिलीव करते हैं। बट शायद उनके पहले भी जो भी यूएस प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने भी शायद ये चीज़ कही है, बट वो ट्रम्प के जैसे सीधा मुंह पे नहीं बोला है उन्होंने। ट्रम्प पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो मुंह पे बोल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। शायद आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देखेंगे, यूक्रेन को सप्लाई कहाँ से जा रहा है इतने सालों से, 5 साल जब ट्रम्प नहीं था तब भी वो सप्लाई जा रहा था, उससे पहले वाले प्रेसिडेंट्स भेज रहे थे, बाइडन भेज रहा था। तो उन्होंने शायद इतना अपने आप को वोकल नहीं किया था, बट कर तो वो भी रहे थे वही चीज़। हाँ, सालों से ये सब चल रहा है। सो दैट मे बी ये खुल के बोल रहे हैं तो हमें ज़्यादा खराब लग रहा है। हाँ, सो वो हो सकता है बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल्स उनको दिए गए हैं कि इफ यू वांट टू रूल द नेशन दिस इज द प्रोटोकॉल। यूएस का एक पहला वो था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा तब तो हमें उस पर सैंक्शन लगाएंगे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो फिर आप अटैक कर दोगे। मतलब वही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ, अच्छा अगर वो बना रहे और ईरान वो बोल रहा है कि अगर हम जो न्यूक्लियर बना रहे हैं वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जीज के लिए, हमारी फ्यूचर इलेक्ट्रिक सप्लाईज, पावर सप्लाईज के लिए बना रहे हैं, वो न्यूक्लियर का हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। और न्यूक्लियर कौन न्यूक्लियर नहीं है, सब न्यूक्लियर है। तो आप इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे उस पर क्यों अपना, कहीं ना कहीं यूएस का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। यूएस वांट्स टू ब्रिंग, हर एक देश पे अपना वो बेस बनाना चाहता है, कल उठ पे कुछ भी हो तो वो सब पे वो अटैक कर सके या सब पे वो कर सके। पता नहीं एक ऐसी मानसिकता में जी रहा है। उस पर जो लीडर्स है, जो यूएस लीडर्स की बात, मैं अभी तक के जो लीडर्स आए उसमें बैरक ओबामा आई वुड से कि वो थोड़ा सुलझा हुआ था, वो सबको साथ में लेके घूम रहा था। ट्रम्प को अलग ही है बात, और जो भी लीडर्स आए उसने लड़ाई ही करवाई है, मैं मानता हूँ। Exactly. सबने लड़ाई करवाई है। That is what the mindset of the people, the generation which is carrying as per the country. और अगर हम इसी चीज़ में इंडिया की अगर बात देखें तो हमने वसुधैव कुटुंबकम को हमेशा पहला दर्जा दिया है, चाहे हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी है, हमारे अंदर इंटरनल घर में शायद बहुत सारे इश्यूज़ है, बट अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पे देखें ना तो एक पीसफुल कंट्री की तरह हमारी हमेशा तस्वीर हमने देखी है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और आज शायद हमारे नेता या हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर शायद वही छवि को परस्यू कर रहे हैं, वही छवि को दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी वही शांति प्रिय अप्रोच लेना चाहते हैं, तो वहाँ कहाँ गलत है। अब इस पर एक्सप्लेनेशन क्या दूँ, आप अच्छी तरह समझ रहे हो, आपके सवाल में ही मेरा जवाब आ गया। बट हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान जी ने भी कहा था कि युद्ध नहीं बुद्ध, अब युद्ध से नहीं होगा, बुद्ध ही हमें रास्ता दिखाएगा। बात सही है। आप लड़ के कितना साल इराक की लड़ाई चली, यूक्रेन थक गया, रशिया थक गया, एट नथिंग। जो मरेगा वो बेचारा गरीब, लाचार। आप देखो ना क्या होता है, छोटी बच्चियाँ वो कटोरे लेके खड़ी होती है, आँख में आंसू चिपके हुए थे, कपड़े वगैरह। उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? स्कूल में बैठी हुई पढ़ रही हुई लड़की अचानक से बॉम्ब गिरा, मर गई। उन्होंने बेचारे, मतलब उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। तो ये महासत्ताएं अब सोच नहीं रही है कि इसके कारण वो लोग दुनिया का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बट ये जो छवि हम बता रहे हैं महासत्ताओं की या शायद हमारे लीडर्स की, उसकी छवि बनाने में मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया को कोई एथिक्स ही नहीं अभी। मीडिया इज कम्प्लीटली बीन कंट्रोल्ड बाय द, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो फ्लो में चल रहे हैं मीडिया वाले। अब स्वतंत्रता मीडिया तो है ही नहीं। सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो वो काफ़ी आपको रियलिस्टिक दिखेगा, क्योंकि पीपल आर इंडिविजुअली टॉकिंग। बाकी मेन स्ट्रीम चैनल्स वगैरह तो, क्योंकि आज सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ में। और सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो वेव्स ऐसे आ रहे, 50% वेव्स आ रहे हैं हर एक चीज़ों के। देयर आर प्रो, देयर आर कॉन्स ऑल्सो। बट आपको लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे कि आप हो गए, शायद हम भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी चैनल से आज लोगों को, जी। हम
हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल नहीं वी है। आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन Absolutely, अस absolutely. राइट नाउ। व्हाट डू यू फील? आपका, मेरा, हमारा कोई पर्सनल प्रोपेगेंडा नहीं है? बिल्कुल, वी बोथ कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। हम कुछ नहीं करे आज, ये बिल्कुल फालतू में टेंशन लेना और अपने घर में बैठे रहे आराम से, नई मूवी आई है देख ले, और अपना आपके यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आपको ये सब क्या करने की जरूरत है? कहीं ना कहीं वो खटक उसके दिल, आपके दिल में वो जलन है, कहीं आपका आत्मा आपको कि नहीं, अगर मैं, चलो मैंने अब लाइफ में बिजनेस बनाया, अपना वजूद बनाया, फिर भी मैंने समाज एज ए सोसाइटी के लिए क्या किया है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। दिस इज़ नॉट ये भीड़, पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो होता है, ऐसा नहीं है। या आपने मुझे बुलाया, हम दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अपनी दिल की बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन का भविष्य अच्छा हो। ये लोग ये धर्मगत राजनीति और मारकाट से बाहर आके अपनी प्रतिभा को खिलाए और अपने अंदर जो है, आज देखो 100 में से 80 बच्चे अभी भी आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, अभी वो ब्रेन ड्रेन चल रहा है। उसको पता है कि मैं सबवे में जाके, मोटल में जाके कपड़े धोऊंगा, गाड़ियाँ धोऊंगा, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसके पीछे कारण ढूंढो। अभी मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा कि मेन कारण क्या है। अगर किसी बच्चे को आप अकेले में पूछोगे तो वो बोल लेगा मेन कारण क्या है। बोल सकते हैं हम मेन कारण, आप बता पाए तो? नहीं नहीं वो बोलेगा, वो बताएगा कि यहाँ पे ये डिस्पैरिटी रिलीजन बेस पे, यहाँ पे जो कास्टिज्म है, हर एक कंट्री का अपना प्रॉब्लम है निदेश। एवरी कंट्री हैज अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है तो बाहर ब्लैक वहाँ वाइट है, रेसिज्म है। हाँ, वहाँ काम नहीं करते लोग, हाँ, वहाँ ब्लैक लोग काम नहीं करते। इंडियन शायद हम भी बाहर की कंट्रियों में वो रेसिज्म कहीं ना कहीं फील बिल्कुल कर है, रहे हैं। ब्राउन कलर का है ही है। यस तो फिर हम यहाँ पे इंटॉलरेंट है और बाहर जाके टॉलरेंट हो जाते हैं। व्हाई? वहाँ टॉलरेंट नहीं, वहाँ पे भी रेसिज्म है, वहाँ अलग टाइप का रेसिज्म है। वहाँ के डेवलप्ड इश्यूज है, वहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा इशू, ओवर फ्रीडम है, माँ बाप के साथ में बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं, वेस्टर्नाइज कल्चर है, तो अलग, टू मच ऑफ क्रिएटिविटी, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग है। पर यहाँ पे हम लोग अभी जो, जिसमें से हमें बाहर आना चाहिए, देखो आप देखेंगे कि इंडिया के इंडियंस अभी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सब जगह है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आप यू विल फाइंड अ इंडियन सिटिंग ऑन अ बिग पोस्ट, बी इट मे बी एनी नेम, गूगल, XYZ, फेसबुक। तो इंडियंस हैव अ बिग ब्रेन्स, क्रिएटिव माइंड्स, एवरीथिंग। दुबई भी इंडिया चला रहा है, कुछ भी। यहाँ पे उनको वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है? क्यों अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को, ये लाइफ को सब छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं बाकी? और लाइफ इज प्रीटी टफ देयर। Of course it's pretty tough. आप CEO होंगे ना तो भी रात को बर्तन ही साफ करते होंगे। 100% I agree. क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक हेल्प नहीं होता है। आप बाहर निकलोगे, बर्फ अपनी कार में से खुद को ही निकालना पड़ेगा। True. और 1200 आज 5 BHK का भी घर ले लेगा, वो कभी बालकनी में बैठ के चाय नहीं पिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे शायद हमारा ही इश्यू है कि हमने ग्लोरीफाई किया हुआ है बाहर को। इवन एज अ मीडिया ऑल्सो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को, राइट? अगर हम उसको ग्लोरिफिकेशन दिखा रहे हैं, अगर हमने बहुत सालों से उसको ग्लोरीफाई किया है बाहर जाके रहने को या डॉलर्स में पैसे कमाने कुछ को, नहीं है। तो शायद वो ग्लोरिफिकेशन की वजह से ये माइंडसेट हो रहा है कि वहाँ जाएंगे तो एयरपोर्ट पे पैसे भी लेके, बैग लेके खड़ा होगा, आओ बेटा तेरी जॉब लग जाएगी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुझे सबसे पहले वो धरती रुलाएगी, इतनी। वहाँ तो ऐसा है मैडम कि कोई सेंसेशन, मतलब संवेदना जो बोलते हैं ना, वो नहीं है, कुछ नहीं। आप फोन करके अपने बॉस को, सर मैं मर रहा हूँ अभी, ठीक है तो कितने बजे मरोगे आप? आधे घंटे, ठीक है तो 3 ईमेल करके फिर मर जाना। आई एग्री। मतलब देयर इज नो, व्हेन इट कम्स टू वर्क देयर आर नो सेंटिमेंट्स, दे आर क्रूअल। और व्हेन इट कम्स टू, वहाँ सिर्फ आज इंडियन लोग वहाँ सुबह में उठते हैं, आज मैं $4 यहाँ खर्चा करूँगा, $10 यहाँ खर्चा करूँगा, रात को खर्चा मेरा $90 हो जाएगा और फ्रिज में इतना बचेगा। एक तो आज मेरा सगा भाई वहाँ रहता है यूके में, 2003 से वहाँ रह रहा है। अगर मैं हफ्ता वहाँ ज़्यादा रुक जाऊँगा ना, वो बोलेगा बेटा तेरा क्या प्रोग्राम है? ट्रू, आई एग्री। अपना मानसिकता ही वहाँ भी ऐसे है, गिनती। और यहाँ देखो, एक छोटे से झुपड़ी में भी चले जाओगे, खाना नहीं होगा तो भी अब तो छोटी मोटी, क्योंकि उसको पता है क्या घुमाना है, क्या लेना है, कल आजकल की कौन चिंता करे। वहाँ तो बस हर चीज़ में एक मटेरियलिस्टिक कैपिटलिज्म है जो इंडिया में आ रहा है अब। हर चीज़ का मतलब ऐसे ये है, इसकी 10 पैर होने चाहिए, जूतों की 50 पैर। वही अमेरिकन सिस्टम यहाँ भी आ रही है, आ चुकी है। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अगर नई पीढ़ी है वो मटेरियलिज्म की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ रही है या फिर अपने सेंटिमेंट्स और सेंसिटिविटी को प्रिजर्व कर रही है? 80% 90% तो भी नहीं हो रहा है ऑनेस्टली।
उनको इतना फ्रीडम चाहिए और कहीं ना कहीं माँ बाप भी थक गए उससे कहीं ना कहीं बहुत। अब मैं तो रातों को हम लोग शूट्स के लिए घूमते हैं, इट बिकम्स वेरी रिस्की। एवरी थर्ड पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड अहमदाबाद में। अहमदाबाद इज नॉट द सेम प्लेस विच आई हैव सीन 40 years बैक। 12-1 बजे के बाद में बैक फिल्म वाली नंबर प्लेट बिना की गाड़ियाँ, लाउड म्यूजिक लेके वो लोग 3-4-6 बंदे घूम रहे लौंडे लपाड़े और इंटॉक्सिकेटेड टोटल। किस टाइप का नशा करते पता नहीं, और उनको बस अलग ही जोन में। मतलब लीकर तो बहुत छोटा हो गया है। लीकर तो मैं बोलता हूँ कि लीकर तो गुजरात में ओपन ही होना चाहिए, विथ बिल मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो एक फालतू एक गांधी जी के नाम, गांधी जी होंगे तो होते ना अभी तो भी बोलते थे वैष्णव भजन तो તમે કહીએ દારૂની બોટલ તમે દુકાનમાં રાખો, મારા નામે બિલન કાં તો મારો છે ને તાર નોટમાંથી મારો ફોટો બી કાઢી નાખો। બાબા સાહેબ અત્યારે હોતા ને તો બાબા સાહેબ બી કહેતા કે મારા નામે તો બહુ ચલાઈ। मैं जेते समय में देश की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी तब मैं बोला था। आप 70 साल खींचोगे वो मैंने नहीं कहा था। अभी ये जो यूथ है, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे डोंट बिलीव इन अप्लाइंग देयर एफर्ट्स। वो जुगाड़ू मानसिकता है और मतलब डिसिप्लिन जैसा कुछ है नहीं, इसलिए तो माँ बाप उसको बाहर फेंक देते, जहाँ तुम मर अमेरिका में जाके, वहाँ तेरे कोई, वहाँ कोई वीआईपी तो है नहीं, यहाँ कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देते। अभी यूथ इज भटक चुका है, उनको रातों रात सब 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 ले लेना, मतलब खाना पीना घूमना, ब्रांडेड वॉच, परफ्यूम्स, घड़िया सारी। हमारे तो उस टाइम एक साइकिल नहीं आती थी तो भी हम 10 दिन तक उसको साफ करते थे कि हमें नई साइकिल मिली है। वैल्यू नहीं रही ना, अब किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होने, क्योंकि पहली पीढ़ी ने, दूसरी पीढ़ी ने मेहनत कर ली तो उसका जो एक संचित पैसा था इनको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हम उसमें। मेरी बेटी के पास आईफोन है, 15 साल की है। अब मैं बिना आईफोन की बात करूँगा तो मुझे, और वो लोग बोलते पप्पा तुमने खबर ना पड़े, एक पप्पा तुमने खबर ना पड़े, जो हमें हमारे हाथ में बॉर्न हुई है 15 साल के बाद में बोलती है पापा तुमने। इट अप्लाइज टू एवरीवन। आप भी मम्मी तुमने खबर ना पड़े। I don't have kids. You don't have kids, but when you have mother, like मदर को कई बार ये डायलॉग सुनना पड़ता है, मम्मी तने ना खबर, अमने ना खबर पड़े, तने 9 મહિના પેટમાં રાખ્યો, તને મોટો કર્યો, અમને ખબર ના પડે। બટ એટલે બીજું કે એટલો બધા એક્સપોઝ છે આ લોકો દુનિયા સાથે, They are very exposed into the culture. नॉर्मल जो प्यूबरिटी लेवल्स जो होते थे, जो एक 18-19 साल की बच्ची में आते थे, जो अब वो 12-13 साल 14 साल की बच्ची में देखेंगे आपको, तो दैट वो भी शिफ्ट हो गए हैं। और कोविड के बाद में तो एकदम से बच्चे बड़े हो गए और एकदम की स्क्रीन के सामने हो गए, पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सब है, आप कैसे रोकोगे? तो वो प्यूबरिटी लेवल्स भी फास्ट हो गया है। अब हर चीज़ में उनकी एक थिंकिंग बहुत क्लियर हो गई है, हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ में एक ब्रिज बनाए कम्युनिकेशन का, कि लुक आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फादर, आई एम योर मदर बट आई एम योर फ्रेंड, यू कैन टेल मी एनीथिंग, यू लाइक दैट गर्लफ्रेंड, you want to live with it, go and live with that girlfriend. If you want to tell to today's parents कि कुछ ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को जो सिखानी ही सिखानी चाहिए, आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देंगे आज के पेरेंट्स? उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सीखे हुए हैं, उल्टा आपको सिखाएंगे। उनको इतना ही कहते हैं, बेटा तू ऐसा मत सोचना कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरे दिल में कभी भी कुछ भी खटकती चीज़ तो मेरे से बात कर। आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू टेल यू एनीथिंग, मैं डांटूंगा नहीं। उनको कहता है कि बाप बोलेगा, मम्मी डांटेगी, बाप डांटेगा। बेटा हमारे ज़माने में भी हम करते थे, हम भी गलतियाँ करते थे, आपके लेवल की नहीं करता, अलग लेवल की करते थे, गलतियाँ हमने भी की है। पर प्लीज़ कम्युनिकेट टू अस, अगर इफ़ यू कंसिडर एज ए फादर मदर। बाकी वी डोंट वांट टू मेक यू, दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी शार्प, और बहुत उस्ताद है, मतलब आप समझो ना, उसको सब पता होता है, क्योंकि वो लोग अलग ही उनका एक टेक लेवल पहुँच गया है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है सारे। So what we can appeal to them is to be little bit sensitive towards the other people, right? जो उनका कनेक्शन आज मोबाइल से जुड़ गया है, जो उनका कनेक्शन इंसानों से छूट गया है, शायद हम उसको बोल सकते हैं कि आप इंसानों के साथ ज़्यादा रहो, मोबाइल के साथ कम रहो, अपने आईपैड के साथ कम रहो, कंप्यूटर से कम जुड़ो और लोगों के साथ जुड़ो। डिजिटल दुनिया से बाहर आओ, ये एक हेलुसिनेशन दुनिया है, उससे बाहर आओ, रियल में से आओ, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बढ़ाओ। अब वो लोग एक अलग वर्चुअल जोन में जा रहे हैं। आपने नहीं देखा कुछ 3 दिन पहले एआई में से सुसाइड का पूरा 2 लड़कियों ने किया था, एआई करा रहा है। तो इट्स गेटिंग क्रेजी डे बाय डे। फ्यूचर, आई डोंट सी अ गुड फ्यूचर ऑफ यूथ, स्पेशली इन
हमारा Nilesh, that was a very good 1 hour with you, and like Oh, it's I 1 have hour. lot many things to ask you, but we will maybe meet again and we'll have a good session again with you. Anytime. मुझे तो बहुत बोलना होता है. हाँ, so but हमारा एक मिशन है कि जहाँ पे थ्रू बिजनेस एंड बियॉन्ड हम सोचते हैं कि शायद आज लीडरशिप की कमी है, ऐसे लीडर्स जो एक स्टेटमेंट बोल पाए कि इस दिशा में हमें सोचना है. बिल्कुल. आप उसी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. सो जनरली हम रैपिड फायर से अपना सेशन ख़त्म करते हैं, बट दिस सेशन आई वांट टू एंड अप विथ योर लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप अब हमारे जेनजी व्यूअर्स को, यंग व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं, उनको एक दिशा दिखाना चाहते हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोचिए. आई गिव यू योर टाइम to speak to the people through my podcast. As a leader के बारे में what you as a leader what you want to tell to the younger generation जहाँ पे वो आपकी लीडरशिप के थॉट प्रोसेस को समझ पाए. लीडर का सही मतलब है कि वो सबको साथ में लेके चले, बिकॉज एवरी लीडर हैज़ देयर ओन टीम. वो टीम को उसको उतना क्रेडिट दे, उतना सम्मान दे. टीम कभी ये नहीं चाहती कि मुझे आप पैसा ज़्यादा दो. टीम को चाहती है वो एक्रेडिटेशन, इनकरेजमेंट और सबके व्यूज़ को समझे. तो लीडरशिप है, सबका प्लस माइनस लिख सबको जोड़ के. देखो एक मैनेजर होता है ना कंपनी में, बड़ा मैनेजर या जो भी एक, उसका काम है, उसका काम वो नहीं है कि आज इतनी पीपीटी बना देना. उसका काम है पीपल के ईगो को मसाज करना. जो ईगोज है, जितने ईगोज एक ऑफिस में बैठे हैं उसके साथ में वो मैनेज कर, इट इज हैज टू मैनेज द ईगोज. तो लीडर को सबसे पहले वो देखना है कि मेरे नीचे की जो टीम है उसके साथ में एक बॉन्डिंग हो, कनेक्शन हो, और कहीं पे वो लूप होल है तो वहाँ वो उस पर करे. और साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि टैबू बन गया है कि पॉलिटिक्स में खराब लोग ही आएंगे. पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, पॉलिटिक्स तो घर में भी है. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो उससे भी ज़्यादा है. तो पॉलिटिक्स हर जगह है. उसका मतलब आप पॉलिटिक्स से भागोगे ऐसे नहीं. और आप पॉलिटिक्स में आइए, गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़िए. सिस्टम से क्यों भाग रहे हो? अब लोग अब क्या एक निराशा फैल चुकी है लोगों में कि कुछ नहीं हो पाएगा, हमें बस ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ज़्यादा होगा तो हम दूसरी कंट्री में चले जाएंगे. ये बार ऐसा नहीं है. स्टार्ट, आप 5 लोग भी जुड़ेंगे ना, वो 50 बनने में दे लें 50. आप प्लीज़ मैसेज दे दीजिए हमसे जुड़ने के लिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज लवली. मैं इतना ही कहूँगा कि मैम ने जिसके साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, मैंने जब ये मुझे इनवाइट किया गया तब मैंने बोला कि मैं किसी सेलिब्रिटी को लेके आऊँ मेरा उसके साथ. मैम ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे ये प्लेटफॉर्म नीलेश ऐसा रखना है जहाँ कॉमन आदमी अपनी बात रख पाए और जिसको कोई नहीं बुला रहा है या कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो रहा है. तो मैं इस सेशन को या ये जो पूरा इनिशिएटिव है, आई वुड रियली विश कि इस सेशन इस इनिशिएटिव को और हमें आगे ले जाए. और मैं चाहता हूँ कि और लोग यहाँ पे जुड़े, ऐसे लोग जुड़े कि समाज के जो वंचित है, समाज के जो लोग हैं जो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात रखे. और वही लोग हैं जो देश चलाने वाले हैं. और हम चाहते हैं कि इस जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो आपने एक गरिमा बना के रखी हुई है, यही आप रखें, क्योंकि एक आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी बिग थिंग. बिकॉज अब हर एक चीज़ एक पर्पस के साथ में, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट ही होता है. मतलब हम लोग आज बैठे हैं तो ये आपका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, मेरा एक ये अभी आज हमारे कन्वर्सेशन हुआ जिसमें हम दोनों को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. नो इंटरेस्ट. आई थिंक दिस इज समथिंग यूनिक एंड बियॉन्ड बिजनेस इज डूइंग गुड. थैंक यू सो एंड आई एम लकी, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. वी आर ऑनर्ड सर. थैंक यू सो मच.